हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोनिका गुली और आपके लिए आज का नेक्स्ट क्विज लेके आई हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह सभी को बस 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, उतने में नीचे आपको लाइव चैट में अपने आंसर्स देने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेली रात को 10 बजे क्विज होता है लाइव, तो आप भी चाहें तो इस क्विज को लाइव अटेंड कर सकते हैं डेली रात को 10 बजे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? अब आपको पता है सल्तनत वंश के बारे में कितने इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन। और हाँ, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के भी, ये भी याद रखिएगा, तो ध्यान से दीजिएगा। आंसर क्या होगा इसका? आंसर बताइए। चलिए टाइम अप होता है। क्या होगा इसका आंसर? खिलजी। दिल्ली सल्तनत में जो सबसे कम समय तक शासन किया ना, वो खिलजी वंश ने किया था। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी। तो जब लॉर्ड डफरिन वायसराय थे तो उस काल की यानी कि उस समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी इनमें से? बताइए। चलिए टाइम अप होता है। क्या होगा इसका आंसर? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। लॉर्ड डफरिन के काल में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। पेपर में क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके काल में हुई थी, किस वायसराय के काल में हुई थी? तो लॉर्ड डफरिन के काल में हुई थी। सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था। तो इनमें से सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था इनमें से? बताइए। तो क्या होगा इसका आंसर? अब्दुल कलाम आज़ाद। सबसे कम उम्र की आयु में, महज 35 वर्ष की आयु में आई थिंक ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे। नेक्स्ट है, भारत में नियमित एवं वैज्ञानिक ढंग से जनगणना किस वर्ष से प्रारंभ हुई? अब आपको पता है सबसे पहले जनगणना हुई थी जो, वो मैं आपको बता चुकी हूँ, वो आप बताएंगे, लेकिन वैज्ञानिक ढंग से कब हुई? क्या होगा इसका आंसर? 1881। भारत में नियमित एवं वैज्ञानिक ढंग से जनगणना का प्रारंभ हुई 1881 में। और वैसे जनगणना जो हुई वो अभी मैं आपको बता चुकी हूँ, आप बताएंगे मुझे। देखती हूँ किस किस को याद है। मैंने आपको बताया था स्ट्रोमली है एक। अब बताइए स्ट्रोमली इनमें से क्या है? प्रसुप्त ज्वालामुखी, जागृत ज्वालामुखी, निर्वाचित ज्वालामुखी है, उपयुक्त में से कोई नहीं? दीजिए आंसर। चलिए टाइम अप होता है। क्या होगा इसका आंसर? है जागृत ज्वालामुखी। ओके, यानी कि ये एक्टिव ज्वालामुखी है जो स्ट्रोमली है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है? अब आपको बताना है अफीम का वानस्पतिक नाम इनमें से क्या है, बताइए। एम्बेलिका ऑफिसिनालिस, पेपेवर सोमनिफेरम, रोवलाफिया सर्पेंटाइना, सिनकोना स्पीशीज। दीजिए आंसर। तो क्या होगा इसका आंसर? पेपेवर सोमनिफेरम। अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है? पेपेवर सोमनिफेरम। चलिए नेक्स्ट है, विश्व से चेचक का उन्मूलन घोषित हुआ, यानी कि विश्व से पूरी तरह से चेचक का उन्मूलन कब घोषित किया गया था, किस सन में? दीजिए आंसर। चलिए टाइम अप होता है। तो क्या होगा इसका आंसर? सन 1980 में विश्व से चेचक का उन्मूलन घोषित कर दिया गया था। ओके, सन 1980 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन होता है, यानी कि साउंड सबसे ज़्यादा स्पीडली किस में ट्रैवल करती है? बताइए किस में करती है? सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, या सॉरी यहाँ पर निर्वात आएगा, निर्वात में यानी कि वैक्यूम में। बताइए। तो क्या होगा इसका आंसर? ठोस में, यानी कि सॉलिड में। ओके, ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन किस में होता है? सॉलिड में होता है, ठोस में होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे एक स्नेहक यानी कि लुब्रिकेंट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है? अब बताइए इनमें से किसका यूज होता है लुब्रिकेंट के रूप में भी? तो क्या होगा इसका आंसर? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का यूज लुब्रिकेंट के रूप में भी किया जाता है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने प्रीवियस ईयर के उठा रखे हैं, तो ध्यान से किया कीजिए सारे के सारे क्वेश्चंस को। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी कि इमेज कहाँ बनती है? आँख में। बताइए, कॉर्निया में, परितारिका में यानी कि आइरिस में, पुतली में बनती है, या दृष्टिपटल यानी कि रेटिना में बनती है? दीजिए आंसर। तो क्या होगा इसका आंसर? रेटिना, यानी कि दृष्टिपटल पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी कि इमेज बनती है रेटिना पर। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? अब बताइए, प्रोटोजोआ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीजेज, विच डिजीजेज? बताइए कौन से डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है प्रोटोजोआ? चलिए टाइम अप होता है। क्या होगा इसका आंसर? मलेरिया। ओके, मलेरिया का के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो प्रोटोजोआ है। ओके, नेक्स्ट है,
रेशमी ओढ़नी जो विवाह के अवसर पर प्रयोग में आती है क्या कहलाती है? अब जैसे कि मैंने आपको बोला है डेली का आपको एक वस्त्र और एक आभूषण मैं कराऊंगी, क्योंकि बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है इनमें, तो इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चंस तो मैं डेली रखूंगी, हो जाएंगे पूरे एक बार, फिर दोबारा से स्टार्ट कर दूंगी ताकि आपको ये पक्के अच्छे से रट जाए, लर्न हो जाए। तो क्या होगा इसका आंसर? डिमाच। रेशमी ओढ़नी जो विवाह के अवसर पर प्रयोग में आती है ना, उसे डिमाच बोला जाता है। नेक्स्ट है, गजरिया कहाँ पहने जाने वाला आभूषण है? अब बताइए गजरिया को कहाँ पहना जाता है? पाँव में, सर में, हाथ में या बालों में? चलिए टाइम अप होता है। क्या होगा इसका आंसर? पाँव में। गजरिया को पाँव में पहना जाता है, बालों में जो पहना जाता है वो गजरा होता है। ओके, तो गजरिया कहाँ पहने जाने वाला आभूषण है? पाँव में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, दुअन्नी में कौन सा समास है? आज मैंने हिंदी के आपके ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं डाले हैं, क्योंकि हिंदी आपकी अब नेक्स्ट वीक से अभी टॉपिक वाइज स्टार्ट हो ही जाएगी। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे कि हिंदी स्टार्टिंग से स्टार्ट कराओ, तो नेक्स्ट वीक आपकी अब हिंदी स्टार्ट करते हैं टॉपिक वाइज। थ्योरी होगी, क्विज होगा, फिर अलग से आपका टेस्ट हुआ करेगा फिर अलग से, ओके, उसका भी, और ये क्विज अलग से होगा। तो सब्जेक्ट वाइज क्विज स्टार्ट करते हैं आपके। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? द्विगु समास। आपको पता है दू जमा अन्नी, दो अन्नी, ओके, तो द्विगु समास हो गया। आपको पता है जब भी संख्या आ जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी, कोई भी संख्या आ जाए, वहां पर हमेशा कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। वैसे भी मैं आपको करा रही हूँ स्टार्टिंग से क्विज में हिंदी, तो द्विगु समास वगैरह तो आपको अच्छे से क्लियर हो ही चुके होंगे, इनफैक्ट रट ही चुके होंगे। जो न्यू स्टूडेंट हैं वो क्विज देख लीजिएगा स्टार्टिंग से, प्लेलिस्ट में भी आपको सारे क्विज मिल जाएंगे और एंड स्क्रीन पे भी आपको सारे क्विज मिल जाएंगे, उनको देख लीजिएगा। आपको हिंदी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, खासकर वाक्य, समास वगैरह, संधि, जो इस टाइप की चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से आ जाएंगी। तो स्टार्टिंग से क्विज ज़रूर देख लीजिएगा, फर्स्ट क्विज से लेके। तो फिलहाल इंग्लिश स्टार्ट करते हैं। आपको पता है डेली आपको 4 वोकैबुलरी लर्न कराती हूँ। सिनोनिम ऑफ कोलेटरल। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर? A B C या D? जल्दी से आंसर दीजिए, ओनली 5 सेकेंड्स यू हैव। तो चलिए टाइम अप होता है। क्या होगा इसका आंसर? गारंटी। अब देखिए कोलेटरल क्या होता है? बंधक या गिरवी, किसी चीज को गिरवी रखना, किसी चीज की गारंटी रखना। तो कोलेटरल का सिनोनिम क्या हो जाएगा? गारंटी। ओके, रखते हैं ना, किसी चीज की गारंटी रखते हैं, लिख के देते हैं या कुछ भी देते हैं, तो उसे कोलेटरल या गारंटी बोला जाता है। चलिए बाकी के ऑप्शंस देख लेती हूँ। पथेटिक। पथेटिक होता है दयनीय। ओके, दयनीय होता है पथेटिक, यानी किसी पर दया की जा सके होता है दयनीय। टायरसम। टायरसम क्या होता है? थका देने वाला। ओके, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, टायरसम होता है थका देने वाला। मैग्नानिमस ये होता है बहुत ही महान या संवेदनशील भी बोल देते हैं। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ डोरमेंट। अब बताइए डोरमेंट का एंटोनिम क्या होगा? ऑप्शन ए इम्प्रेसिव, बी एफिशियस, सी एक्टिव, डी स्लॉथफुल। दीजिए आंसर। चलिए टाइम अप होता है। क्या होगा इसका आंसर? एक्टिव। अब देखिए डोरमेंट क्या होता है? सुस्त। ओके, जो सुस्त हो उसको बोल देते हैं डोरमेंट। और एक्टिव क्या होता है? जो सुस्त ना हो, आलसी ना हो, ओके, एकदम से एक्टिव हो। तो डोरमेंट का एंटोनिम क्या हो गया? एक्टिव, यानी कि सुस्त का क्या हो गया? एक्टिव। ओके, आई होप सबको समझ आ गया होगा। चलिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। इम्प्रेसिव मतलब प्रभावशाली। ओके, इम्प्रेसिव मतलब प्रभावशाली, सुना भी होगा। इम्प्रेस करना यानी कि प्रभावित करना। एफिशियस ये होता है प्रभाव उत्पादक, यानी कि जो चीज़ प्रभाव उत्पन्न करे कुछ। ओके, एक्टिव मैं आपको बता ही चुकी हूँ। स्लोथफुल, स्लोथफुल भी होता है सुस्त, यानी कि डोरमेंट का ये सिनोनिम हो गया स्लोथफुल। ओके, डोरमेंट भी सुस्त और स्लोथफुल भी क्या होता है? सुस्त होता है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ईडियम। ईडियम है आई थिंक इट इज़ अ स्क्वायर डील। स्क्वायर डील बताइए। अब ए स्क्वायर डील का आपको ईडियम बताना है, बताइए क्या होगा इसका आंसर? ओनली 5 सेकेंड्स यू हैव, जल्दी आंसर दीजिए। ए फेयर बार्गेन, ए डिसेंट सेल, एन अनफेयर सेल या एन अनफेयर बार्गेन। दीजिए आंसर। चलिए टाइम अप होता है। तो क्या होगा इसका आंसर? ए फेयर बार्गेन, यानी कि निष्पक्ष मोल तोल। ओके, स्क्वायर डील। ओके, यानी कि ए फेयर बार्गेन, ठीक है, यानी कि निष्पक्ष डील जो हो उसको बोल देते हैं। चलिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। डिसेंट सेल, यानी कि कोई सभ्यात्मक सेल। डिसेंट होता ही क्या है? सभ्यात्मक आपको पता ही है। एन अनफेयर सेल, अनफेयर क्या होता है? पक्षपूर्ण। ओके, पक्षपूर्ण। अनफेयर यानी कि जो फेयर ना हो, उसे बोल देते हैं एन अनफेयर बार्गेन। एन अनफेयर बार्गेन क्या होती है? पक्षतापूर्वक जो बार्गेन होती है ना। बार्गेन मैं आपको बता चुकी हूँ, किसी से जो जैसे मम्मियाँ होती हैं 10 रुपये कम लगा दो, 12 रुपये कम लगा दो, ठीक है, इतने का नहीं है उतने का है ये, वो तो क्या करती है? वो बार्गेनिंग ही करती हैं। ठीक है, तो आई होप आप बार्गेन को अच्छे से समझ गए होंगे। ओके, चलिए अभी मोल भाव करना बोलते हैं एक तरीके से बार्गेन को, अगर प्रॉपरली बोला जाए तो।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ए पोएम रिटन ऑन द डेथ ऑफ समवन लव एंड लॉस्ट। अब बताइए, ओडे, एपिक, सोनेट या एलेगी, बताइए क्या होगा इसका आंसर। ओनली 5 सेकेंड्स और जल्दी आंसर दीजिए। चलिए टाइम अप होता है, तो क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट, एलेगी यानी कि शोक गीत। ओके, शोक गीत। ए पोएम यानी कि कोई कविता लिखी जाए, रिटन मतलब लिखी जाए, ऑन द डेथ ऑफ समवन यानी कि कोई मर जाए तो उस पर जो कोई कविता लिखी जाए, लव एंड लॉस जिससे हम बहुत, जो हमें बहुत प्रिय हो लेकिन जो अब नहीं रहा हो, तो उस पर लिखी जाए जो पोएम, उसे क्या बोलते हैं, एलेगी यानी कि शोक गीत। चलिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। ओडे, इसे बोलते हैं स्त्रोत। ओके, जो स्त्रोत लिखा जाए उसे बोलते हैं। ओके, एपिक, एपिक क्या होता है, जो महाकाव्य होता है। ओके, जो महाकाव्य होता है यानी कि जैसे महाभारत है, बहुत बड़ा महाकाव्य है। सोनेट, सोनेट क्या होता है, गाथा। ओके, एक तरीके से जो गाथा होते हैं ना, उसको सोनेट बोल देते हैं। चलिए अभी आज का हमारा इंपॉर्टेंट क्विज यहीं पर समाप्त होता है। अब ये आज का प्रश्न है जो आपके लिए है, इसका आंसर आपको मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए डेली के डेली आप सभी स्टूडेंट्स आंसर्स नहीं देके जाते हैं। देखिए इसमें मेरा क्या फ़ायदा है, मैं डेली आपके लिए क्वेश्चन एक और तैयार करती हूँ, ये स्लाइड, और आप इसका आंसर भी नहीं देके जाते। इसीलिए डालती हूँ ना मैं, क्योंकि ये वो क्या मैं पहले करा चुकी होती हूँ और उसी में से आपसे पूछती हूँ, किसी ना किसी क्विज में पूछ चुकी होती हूँ, ताकि आपकी रिविजन हो जाए, आपको याद आ जाए। कुछ स्टूडेंट्स बहुत सही हैं जो डेली आंसर देके जाते हैं, चाहे उन्हें गलत आता हो, चाहे उन्हें सही आता हो, चाहे उन्हें थोड़ा बहुत ध्यान ना हो, लेकिन अगर वो गलत भी आंसर देते हैं एटलीस्ट उन्हें पता तो चलता है ना इसका सही आंसर क्या है, क्योंकि मैं उन्हें खुद रिप्लाई करके बताती हूँ कि ये ठीक है। तो एटलीस्ट वो ट्राई तो कर रहे हैं। आप तो ट्राई किए बिना ही हार मान जाते हैं। अगर नहीं आता है तो आप रिप्लाई ही नीचे कमेंट ही नहीं करते हैं। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिए, किसी को आता है तो भी कीजिए और नहीं आता है तो भी कीजिए। आपकी ही प्रैक्टिस होगी, इससे आपको ही पता चलेगा कि आपको कितना आता है, या आपको जो आपके दिमाग में है वो सही है या गलत है। तो डेली इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देके जाया कीजिए। ओके, और चलिए आप जल्दी से सभी स्टूडेंट्स अपना स्कोर टाइप कर दीजिए, और स्कोर टाइप करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया कीजिए। बहुत मेहनत से मैं क्वेश्चंस लेके आती हूँ आपके लिए प्रीवियस ईयर के, साथ ही इंग्लिश की डेली वोकैब तैयार करती हूँ आपके लिए, और उन्हें एक्सप्लेन भी करती हूँ साथ साथ अच्छे से, ताकि आपको क्विज़ में ही हिंदी अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। मुझे खुद पता है, पुराने स्टूडेंट्स एक दो कमेंट करके भी बोल चुके हैं कि हिंदी उनको पहले बहुत कम आती थी, लेकिन जो स्टार्टिंग से क्विज़ अटेंड कर रहे हैं उनकी हिंदी अभी काफ़ी अच्छी हो गई है, उन्हें काफ़ी चीज़ें आने लग गई हैं। तो आप प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके लाइक तो किया कीजिए ना, इससे मुझे भी सपोर्ट मिलता है आपके लिए और अच्छी अच्छी चीज़ें लाने का। तो जितना हो सके प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, जिनको एनिमल हस्बेंड्री करनी है और हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने हैं, प्लेलिस्ट में आपको एनिमल हस्बेंड्री भी मिल जाएगी जितनी अब तक पेपर में पूछी गई है, और साथ ही हरियाणा जीके के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के, तो उनको देखना मत भूलिएगा। और मैंने एनिमल हस्बेंड्री के पशुओं की नस्लों पर ट्रिक भी डाली है, ट्रिक बहुत अच्छी है, उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। एनिमल हस्बेंड्री की मुझे पता है पशुओं की नस्ल बहुत सारे स्टूडेंट्स को लर्न नहीं होती है, तो इसलिए मैंने वो वीडियो डाली है। तो एनिमल हस्बेंड्री और हरियाणा जीके को देखना मत भूलिएगा, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगी सारी की सारी। और देखिए क्विज को अच्छे से डेली अटेंड किया कीजिए। आप खुद ही देख लीजिए ना, आपके 20 क्वेश्चंस होते हैं डेली के डेली, जिसमें इंग्लिश की 4 वोकैब आपको डेली लर्न होती है, हिंदी की आपको सीखने को मिलती है इतनी अच्छे से, एक एक करके आपकी प्रैक्टिस होती है डेली की डेली। अगर आपको चीज़ नहीं भी समझ आ रही तो 2-4 दिन में आपको वो पक्की भी हो जाती है, क्योंकि मैं डेली प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हो रहे हैं। तो आप खुद देखिए ना आपको कितना ज़्यादा फायदा हो रहा है। तो डेली क्विज को अटेंड किया कीजिए। आपके 20 क्वेश्चंस होते हैं और 20 मिनट की तो वीडियो भी नहीं होती है, आपका तो टाइम वेस्ट भी नहीं होता है, वरना ज़्यादातर वीडियोज़ में क्या होता है कि 1-1 मिनट तो आपके एक क्वेश्चंस पर ले ही लेते हैं किसी भी तरह टाइम वेस्ट करके। तो आप खुद देखिए कि आपकी 20 मिनट की वीडियो नहीं होती और आपके 20 क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं, और साथ ही एंड में 21वां क्वेश्चन मैं खुद पूछती हूँ आपसे। तो जितना हो सके शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगती है। अगर आप अच्छे कमेंट्स करते हैं तो हमें भी इससे सपोर्ट मिलता है। ओके, तो वीडियो को, जो स्टूडेंट्स न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। अगर आप बेल आइकन नहीं दबाते हैं तो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। ओके, बाय बाय, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।